Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show Kickoff में खुश आमदीद. Thank you very much for being with us this evening. It's always a pleasure being in front of you and discussing football as always. As always, ये हफ्ता जो था weekend था काफ़ी action packed था. Match day 11 के इसके अंदर matches हुए. Of course, the biggest match of this weekend was Man City versus Liverpool. Liverpool playing at the Etihad and nobody expected कि इस स्कोर लाइन से जो है ये मैच खत्म होगा, वो भी मैन सिटी के फेवर में. लग रहा था कि लिवरपूल ने अपनी फॉर्म पकड़ ली है, स्पेशली विनिंग 2 मैचेस बैक टू बैक, फर्स्ट वर्सेस एस्टन विला एंड देन रियल मैड्रिड. लेकिन इसका बिल्कुल बरक्स हुआ. 3-0 से जो है मैन सिटी ने प्रीटी मच हम कह सकते हैं इस मैच को डोमिनेट किया और लग रहा है कि शायद सिटी अपने पुराने जो वेज हैं उस पर वो वापस आ रहे हैं. लिवरपूल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आंसर. ऑल्दो एक छोटी सी कंट्रोवर्सी ज़रूर हुई वैन डाइक के गोल को लेके, बट आर्ने स्लॉट ने खुद ने एडमिट कर लिया दैट सिटी वर फार better team in this match. उसके साथ साथ Manchester United 5 consecutive matches since Amorim has taken charge of this team वो नहीं हारे हैं, ये बड़ी बात है. स्पर्स पे जाके इनफैक्ट वो लीड कर रहे थे, उसके बाद जाके ये मैच जो है वो ड्रॉ हो जाता है. 2 सेकंड्स में डीलक्स जो है वो गोल स्कोर करते हैं. काफ़ी एक्साइटिंग मैच था. उसके साथ साथ सनडरलैंड एंड आर्सेनल, ग्रैनिट जैका की मुलाकात होती है अपने साबिक टीम के साथ एंड Sunderland now are undefeated at their home stadium. नंबर 4 पे हैं इस वक्त टेबल पे. Who would have thought जब ये सीज़न शुरू हुआ था कि जो टीम प्रमोट होकर आई है वो इतना अच्छा खेलेगी. और आर्सेनल मुझे तो याद भी नहीं कि लास्ट टाइम उन्होंने कब गोल कंसीड किया था और इस मैच में जो है वो 2 गोल कंसीड कर जाते हैं. तो काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें मैचेस हुए इस वीकेंड पे. साथ साथ अगर हम स्पेन की बात करते हैं, रियल मैड्रिड कंसेक्यूटिव रॉयल वायरकोना के साथ जो है वो नहीं जीत पा रही और अब कोई मैच रिजल्ट नहीं निकाल पा रही, जिसकी वजह से बार्सा ने अपना मैच जीत के पॉइंट्स से उन्होंने कम कर दिए हैं टॉप ऑफ द टेबल. और इटली के अंदर इस वक्त इंटर मिलान और रोमा जो हैं वो टॉप पोजीशंस पर हैं. नेपोली और एंटोनियो कॉन्टे का जो साथ है आगे चलेगा नहीं चलेगा, इस वीकेंड पे वो मैच हारते हैं. और सुनने में यही आ रहा है कि काफ़ी गर्मा गर्मी हो चुकी है उनके दरमियान और उनके बोर्ड के दरमियान. लेट्स सी कि किस जगह जाके बात रुकती है. एंटोनियो कॉन्टे निकल जाएंगे या रहेंगे, टाइम विल टेल. बट लॉट्स ऑफ action to talk about in today's program. Let's get the show on the road. We have with us our usual suspects, sometimes high, sometimes low. Hopefully today in between. Usman Malik sir, आप ठीक हैं? All well? अल्हम्दुलिल्लाह अल्तमश, बिल्कुल जो है वो आप सही कह रहे हैं. जो है जज्बात जो होते हैं कभी कभार फुटबॉल के अंदर, जज्बात जो है कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं. और सैडली पिछले 4 साल से ऊपर ही थे. अब थोड़ा सा जो है अब लगता है कि बिल्कुल जो है नहीं. गुड फुटबॉलिंग वीक. अगर हम बात करें PSG और लियोन वाले मैच की भी, दैट वाज व्हाट अ क्लोज इनकाउंटर. अगर देखा जाए इवन दो उनको 10 रेड कार्ड भी मिलता है लियोन को, और फिर टूवर्ड्स द वेरी एंड जो है PSG जो है वो स्कोर करके 3-2 से वो जीतती है. तो इतना आसान नहीं जितना हम समझ रहे हैं. मार्च से सिर्फ 2 पॉइंट्स की लीड है. तो वहाँ पे भी जो है वो कुछ कंपटीशन देखने को मिल रही है. कि रोनाल्डो ने कहा था कि PSG इज़ द ओनली क्लब जो फ्रांस के अंदर जो है कोई कंपटीशन नहीं है. लेकिन अब नज़र ये आ रहा है कि इस सीज़न उनको भी काफ़ी चैलेंजेस का एक हिस्सा PSG को इंजरीज भी बहुत ज़्यादा हैं इस सीज़न. रोटेशन जितनी कर नहीं पा रही है उनको. बिल्कुल जी. बिसाइड लेवेंडोस्की की वापसी होती है और हैट्रिक के साथ होती है. उनके 4 हैट्रिक्स हो गई हैं जब से उन्होंने बार्सा ज्वाइन किया है. बिल्कुल. आई मीन लेकिन बार्सिलोना को आप जब देखते हैं तो इट्स लाइक जो बार्सा के फैंस हैं स्पेशली यू नो, एक मिनी हार्ट अटैक आपको होता है कि बार बार जो है वो गोल कंसीड होते हैं फिर वो आउटस्कोर करते हैं. वही सेम चीज़ है डिफेंसिवली टैक्टिकली. मैं समझता हूँ कि बार्सा के अंदर इस सीज़न स्पेशली हम देख रहे हैं कि द ओनली वे दे आर विनिंग द गेम्स दे आर आउटस्कोरिंग द ओपोनेंट्स. अदरवाइज वो जो एक क्लीन शीट वाला सिलसिला है वो नज़र नहीं आ रहा. और यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट्स की लीड खुल गई है रियल और बार्सा. दे आर बैक इन द रेस ऑल्सो द वे सिटी इज़ ऑल्सो बैक इन द रेस. तो बहरहाल ये सारी चीज़ें चल रही हैं. बट लेट्स सी अब तो इंटरनेशनल भी दिया है जी. और पेप का बिल्कुल 1000 मैच था. और जो कन्विंसिंगली उन्होंने जो उनकी टीम ने परफॉर्म किया है उस मैच के अंदर वो तो हम आगे ज़रूर बात करेंगे. बट आई थिंक 750 के करीब ही वॉन द मैचेस और 156 ड्रॉज हैं. तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़बरदस्त उनका एक मैनेजरियल करियर रहा है. और आई थिंक मॉडर्न डे फुटबॉल के अंदर ही इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट. बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली. चलते हैं दूसरे मेहमान की जानिब. अब्दुल अजीज आदम बॉय सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं? Good to have you with us again, and you're back to your old ways of matching your shoes with your T-shirt. Mashallah. As I always say, I'm just following your lead, Altamash. All well, Altamash, it's good to be back on the show on a Monday again. But
टू बिगिन ऑफ मतलब रियल मैड्रिड का जो एक रिकॉर्ड चल रहा था 27 कंसेक्यूटिव ला लीगा गेम्स के अंदर स्कोरिंग का रिकॉर्ड था, वो अब अपने इख्तिताम पे आया बिकॉज स्कोरलेस ड्रॉ था उनका अगेंस्ट वैलेकानो। उस्मान ने बार्सिलोना को बताया वहाँ पे रैशफोर्ड ने 2 असिस्ट भी की उस गेम के अंदर, और वो जो 2 गोल बार्सिलोना ने कंसीड किए इट वाज अगेन ड्यू टू द हाई लाइन। वो जो वही उस मैच में एक विजुअल आया था, इनफैक्ट जो ग्राफिक्स चल रहे होते हैं उसके अंदर एक दफा तो उनकी जो डिफेंस लाइन थी वो ओपोनेंट के हाफ लाइन पे खड़ी हुई थी। एग्जैक्टली, आई सॉ दैट। यस एग्जैक्टली, इट इज रिडिकुलस। तो वो गिफ्ट करते हैं ना गोल्स, तो मतलब हर मैच में तो आप आउटस्कोर नहीं कर सकते ऑपोजिशन को। बट हैंजी फ्लिक वाज नॉट लाइक दिस विद बायर्न म्यूनिख और विद हिज जर्मन टीम। ये पता नहीं क्या हो गया यहाँ के, वो अल्टीमेट जो लीडरशिप मिस कर रहे हैं ना सेंटर ऑफ डिफेंस में इनिगो मार्टिनेज। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आप बोलेंगे एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ मतलब क्योंकि दैट्स अ फैक्ट। उनकी जो रोल था, उनका कंट्रीब्यूशन जो लास्ट सीजन था बार्सिलोना के डिफेंस को मैनेज करने में, भाई कब आगे बढ़ना है, कितना आगे बढ़ना है, कब रिट्रीट करना है, वो मैनेज करते थे बिकॉज ही वाज लीडर, एक्सपीरियंस बंदे थे, 33 ईयर ओल्ड। बहरहाल लेकिन उसके अलावा अल्टीमेट बायर्न म्यूनिख का 16 गेम जो विनिंग स्ट्रीक था वो भी अब एंड हो गया, और ऑल्दो वो मैच 2-2 ड्रॉ होता है, लेकिन लुइस डियाज का जो गोल था, आई वाज जस्ट अबाउट टू से दैट। पिछले शो में हमने डिस्कस किया था कि हैव लिवरपूल मिस्ड द ट्रिक बाय लेटिंग हिम गो एंड द गोल ही स्कोर्ड इन दिस मैच, अनबिलीवेबल। आई एम श्योर हम उसको आगे शो के अंदर दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को, वो भी एक बड़ी हाईलाइट थी। एंड प्लस हम कैसे जिक्र ना कर रहे रोनाल्डो और मेसी का, दोनों अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए ब्रेस स्कोर करते हैं। वो अगेंस्ट नियोम स्कोर करते हैं रोनाल्डो, और वो मेसी अगेंस्ट यस नैशविल एनएनएन देखें एनएनएन चूज भी करते हैं वो अभी टीम के जो ओपोनेंट्स के जो इनिशियल्स है उनको भी चूज करके दोनों ब्रेस स्कोर करते हैं, दोनों अगेन हेडलाइंस के अंदर आते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड चेल्सी हैड अ रूटीन 3-0 विक्ट्री ओवर वुल्व्स, जहाँ पे हमने एस्टेबाओ को एज अ बेंच से आए और बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि क्यों नहीं उसको स्टार्ट करा रहे, लेकिन उनका ऑब्वियसली मरेस्का ने ये मैच उसके बाद कहा भी मैच के बाद कि ही इज ट्राइंग टू यू नो नॉट पुट हिम अंडर टू मच प्रेशर, और जहाँ पे मतलब उसको बेड इन कर रहे हैं बिकॉज उसका फर्स्ट सीजन है, अडेप्टेशन पीरियड जो लीग का जो पेस का इंटेंसिटी का जो होता है वो सारा, तो आई थिंक ही इज मैनेजिंग हिम वेल। एंड बस सबसे अफसोसनाक बात ये है कि अब 2 हफ्ते तक क्लब फुटबॉल ही देखने को मिलेगा, इट्स जस्ट गोना बी इंटरनेशनल्स। उस्मान का फेवरेट एब्सोल्युटली आई थिंक कंट्री फुटबॉल एग्जैक्टली। हाँ, अब मेरा फेवरेट आ रहा है क्योंकि इस रिजल्ट के बाद तो डेफिनेटली इंटरनेशनल ब्रेक ही एंजॉय करेंगे फिर। ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल ब्रेक अभी खत्म हुई थी फिर आ गई। एग्जैक्टली, एक महीना भी मुश्किल से पूरा नहीं हुआ कि वी गॉट कंप्लीट, लेकिन उसके बाद अब फिर आई थिंक मार्च में जाके होगी जी, अब थोड़ा लंबा अरसा मिलेगा, बिल्कुल सही थिंग। ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मैच ऑफ द डे, Liverpool going away to the Etihad Stadium and playing against Man City and losing by 3-0, जिसकी वजह से अब सिटी जो है नंबर 2 पे आ चुका है, लिवरपूल इस वक्त नंबर 8 पोजीशन पे है इन द प्रीमियर लीग टेबल। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स। Good respect being shown between the two managers, Pep Guardiola and Arne Slot. इस मैच के अंदर अगर हम ओवरऑल पोजेशन की बात करते हैं, सिटी had less possession but almost double the XG 1.41। क्वेश्चन ये है कि लिवरपूल विद देयर अटैकिंग प्रोवेस 0.61 का उनका XG था, अनबिलीवेबल। और अगर इसी के बरक्स हम देखते हैं, अर्लिंग हालैंड 14 गोल उनके हो चुके हैं 11 मैचेस के अंदर। डोकू नए रिकॉर्ड्स कायम किए उन्होंने इस मैच के अंदर, तीनों शॉट्स उनके ऑन टारगेट थे, 10 ड्रिबल्स थे उनके, और जिस तरह से उनका खेल रहे थे, जो आउट ऑफ द बॉक्स उनका गोल था, लग ही नहीं रहा है कि ये वो सिटी टीम है जो पिछले सीजन खेल रही थी, और बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये वो लिवरपूल टीम है जो इस तक की डिफेंडिंग चैंपियन है। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे इसमें? बिल्कुल आपने सही कहा, और दे कुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स, और एक पेनल्टी भी मिस की यहाँ पे अर्लिंग हालैंड ने। बिल्कुल, पर यहाँ पे क्रेडिट टू द लिवरपूल गोलकीपर मामडेशवली, ही इज द हाईएस्ट कीपर, द कीपर विद द मोस्ट नंबर ऑफ सेव्स सिंस 2023-24 सीजन इन ऑल ऑफ यूरोप। जी, 5 पेनल्टियां सेव की उन्होंने। यस, हाँ, वो एक अर्ली एडवांटेज जरूर मिला, लेकिन द वे आई थिंक सिटी की जो परफॉर्मेंस है, अगर हम उसकी बात करें, सबसे ज़्यादा डोकू प्रॉब्ली, जो पेप कहते हैं कि 10 यार्ड्स के अंदर प्रॉब्ली ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, और जिस तरह से वो कट इन करते हैं, और फिर हमने देखा है कि पूरे मैच के अंदर उन्होंने कॉनर ब्रैडली को, बेसिकली विनीसियस को दिखाया कि कैसे खेलते हैं अगेंस्ट लाइक कॉनर ब्रैडली, एंड टोटली लाइक डिस्ट्रॉयड हिम ऑन द राइट हैंड साइड, एंड ऑल द अटैक्स अगर आप देखते हैं डोकू के, वो जो है ना वहाँ से आ रहे थे, और उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा परेशान किया हुआ था। हालांड को देख लें आप, 14 गोल्स इन 11 मैचेस, वो अपने रिकॉर्ड खुद तोड़ हैं बेसिकली। यस, इतने नंबर ऑफ मैचेस के बाद पहला रिकॉर्ड है वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगाएं। सो आई थिंक इवन दो विदाउट रॉड्री, अगर हम बात करें, अभी खैर उनकी भी वापसी होनी है,
सिटी इज बैक इन द टाइटल रेस, सिर्फ 4 पॉइंट्स का वो रह गया। लेकिन अगर हम मैच की बात करते हैं, डेफिनेटली पेनल्टी का एक एडवांटेज मिला जो रोका गया, जो कि उसके बाद जो है हालान बीइंग वर्ल्ड बीटर, जो क्रॉस आया उनको, जिस तरह से कोनाटे ने उसको मिस किया है, दैट वाज लाइक समझ नहीं आ रहा था कितनी वल्नरेबिलिटी है, यानी कि अपने बॉक्स को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। ये वही टीम थी जिसने दे प्लेड रियली वेल अगेंस्ट रियल मैड्रिड। हो सकता है कि कोई एग्जॉशन हो, ये वही टीम है जिसने पिछले सीजन 4 मैच हारे। नहीं, मैं इन टर्म्स ऑफ लाइक मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही टीम है जिसने पिछले पूरे सीजन में 4 मैच हारे, अब 11 मैचेस में वो आई थिंक 5 हार चुके हैं। एग्जैक्टली अगर हम देखते हैं कि पिछले जो 10 मैचेस हैं उसके अंदर जो है 7 टाइम्स दे हैव लॉस्ट इट। तो एक तो ये है कि जो वल्नरेबिलिटी नजर आई, क्योंकि यही सेम 11 खेली थी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट एंड दे एक्चुअली प्लेड रियली वेल। तो ये अगेंस्ट अ टीम लाइक सिटी, ठीक है इत्तेहाद जाके खेलना इट्स नॉट दैट ईजी वहाँ पे। और जो वर्ड्स की भी जो पोजीशन थी, जो तो बिल्कुल वो इतने फिजिकल चैलेंजेस को वो मीट ही नहीं कर पा रहे थे, जो सिटी के जो फिजिकलिटी थी उसको बिल्कुल मीट नहीं कर पा रहे थे। खैर जो पहला गोल आता है उसके बाद डेफिनेटली ये जो रूल आउट किया गया है इस पर डिबेट है। मैं समझता हूँ कि रूल आउट नहीं होना चाहिए था, बिकॉज रॉबर्टसन जो है वो अपने आप को डक कर रहे थे और वो कोई इंटरफेरेंस नज़र नहीं आ रही थी विद गोलकीपर। अगर वो गोल हो जाता तो प्रॉब्ली मैं समझता हूँ कि सेकेंड हाफ के अंदर शायद एक रिजल्ट, लेकिन सिटी दे वर टू गुड टू एक्चुअली बीट लिवरपूल। जिस तरह से वो खेल रहे थे, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस थी, एंड फिल फोडन की जो वापसी हुई है, जिस तरह से वो इवन तो उनका असिस्ट या कोई वो नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद वो जिस तरीके से स्प्रे अराउंड कर रहे थे बॉल्स को टुवर्ड्स हालान और टुवर्ड्स डोकू, वो काबिल तारीफ है। निको गोंजालेस जो हैं वो रॉड्री की हमें कमी नज़र नहीं आ रही थी, जिस तरह से उनके डिफेंसिव ड्यूटीज़ हैं, दैट वाज फिनोमिनल। एंड आई थिंक ओवरऑल आई थिंक इट्स अ रियलिटी चेक फॉर लिवरपूल। दे प्रॉबली आई थिंक इस सीज़न के अंदर आई डोंट थिंक सो जो भी मामला है, क्योंकि नए प्लेयर्स को एडजस्ट ही नहीं होने का एक टाइम भी लगेगा, और डेफिनेटली नए प्लेयर्स दूसरी टीम्स ने भी लिए हैं, सिटी ने भी लिए हैं, आर्सेनल ने भी लिए हैं, लेकिन दे आर परफॉर्मिंग लतीफ की बात पे चलते हैं। लेकिन यहाँ लतीफ की बात पे चलते हैं, where they completely missed the trick in the transfer window where they were going for big names up top, जो बाकी जगह उनकी रीइंफोर्समेंट्स की ज़रूरत थी और स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत थी, वहाँ उसको नहीं किया गया। जी लतीफ। बिल्कुल, अल्टीमेट 4th कंसेक्यूटिव अवे लॉस था लिवरपूल का लीग, फर्स्ट टाइम सिंस 2012। एब्सोल्युटली। सो लास्ट टाइम जो था कि बनी बनाई टीम थी, कोई डिस्ट्रप्शन थी नहीं, बट अब जो यर्गन क्लॉप ने जो फसल बोई थी वो काटी थी बेसिकली आर्नी स्लॉट ने, वो इट वर्कड आउट वेल। बट इस सीज़न जहाँ 7 नए प्लेयर्स आए हैं, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, बिकॉज उनको इंटीग्रेट करना, और मैंने तो यही देखा जर्मन लीग से स्पेशली जब कोई इंग्लिश प्रीमियर लीग में आता है उनको बहुत अडेप्टेशन पीरियड लगता है, बिकॉज द पेस ऑफ द लीग एंड इंटेंसिटी इज वेरी डिफरेंट। तो यहाँ पे बारिंग अर्लिंग हालैंड, वो तो एक एक्सेप्शनल केस है, ही इज एन आउटलायर। लेकिन वर्ड्स को लेफ्ट में खिलाना इस गेम के अंदर इट डिडंट रियली वर्क आउट at all. I think Cody Gakpo would have been a better option. इस गेम के अंदर वर्ड्स की जगह बेंच पे ही बनती थी लिटरली, बिकॉज हमने एस्टन विला वाला मैच भी देखा था ना कि जो लिवरपूल ने 3-0 जीता था, 2-0 जीता था मेरे ख्याल से, वो अच्छा उन्होंने खेला था और उसमें वर्ड्स नहीं खेल रहे थे उस गेम के अंदर, दैट वाज फाइन। ये सेकंड हाफ में वो आके इतना क्लियर चांस भी मिस किया गैक्पो ने, साला ने यूजुअली जो फिनिश करना होता है वो नहीं कर पाए, तो बहुत सारी चीजें गलत जा रही हैं। यही सारी वजूहात हैं कि एक तो वर्ड्स का स्टार्ट कराना लेफ्ट पे जहां पे कुछ नहीं कर सके, गैक्पो वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन फ्रॉम द स्टार्ट, प्लस साला अगेंस्ट ओराइली, यू नो इट वाज अ मिसमैच, नो क्वेश्चन अबाउट इट। वो लास्ट ईयर की शार्पनेस नजर नहीं आ रही, वो एज का जो फैक्टर है वो बहुत एविडेंट है। मे बी इट वाज बेस्ट फॉर लिवरपूल कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एंड के बाद शायद अल हिलाल या कहीं भी चले जाते, बिकॉज इट्स नॉट रियली वर्किंग आउट। नवंबर तो हो चुके, आधा सीजन तकरीबन होने को आया, तो ऐसा नहीं है कि अब हम कहेंगे यार अच्छा अभी तो सीजन शुरू है, थोड़ा मौका दो साला को, भाई कब तक, भाई वो एक सुपरस्टार है, मतलब हाईएस्ट पेड, सेकंड हाईएस्ट पेड प्लेयर इन द प्रीमियर लीग है वो आफ्टर अर्लिंग हालैंड, तो क्या उसको कितना हम बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे। उसके अलावा ऑब्वियसली कॉनर ब्रैडली वाज कंप्लीटली
bamboozled by Doku. Although second half में Gravenberch को थोड़ा इंस्ट्रक्शन किया था स्लॉट ने कि भाई आप उसको हेल्प आउट करो, लेकिन इतनी सपोर्ट थी नहीं. ऑब्वियसली वो नूनेस का जो क्रॉस था जिससे हालांड ने आउट जंप किया कोनाटे को, दैट वाज आल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी. निको गोंजालेस का जो गोल था वो भी डिफ्लेक्टेड शॉट था. तो लक भी साथ दी सिटी की, नो क्वेश्चन. Quick before we listen to what Slot had to say, both of you पहले आपसे स्टार्ट कर लेते हैं. VAR का जो हुआ with Robertson एंड वो जो वाइन डाइक का गोल आता है, सब अब कह रहे हैं कि गलत डिसीजन था, वो नहीं होना चाहिए था. एंड वही चीज़ है कि इसी रेफरी ने पिछले साल ये गोल दिया था, अलाउ किया था. क्या कहेंगे आप? अल्टीमेटली देखिए भाई, रूल ऑफ द बुक की अगर हम बुकिश बात करें तो वो साइड ऑफ द गोल के अंदर बॉल की साइड में तो था. उन्होंने जब डक किया तो डिस्ट्रैक्शन तो कॉज की कीपर को, लेकिन सब लोग यही कह रहे हैं कि अगर रॉबर्टसन नहीं भी होता वहां पे तो इतना परफेक्ट हेडर था कि वो गोल ही होना था इवन विदाउट रॉबर्टसन. बट मेरे ख्याल से लॉ के हिसाब से तो इट वाज अ राइट कॉल बिकॉज देयर वाज मूवमेंट फ्रॉम हिम व्हिच डिस्ट्रैक्टेड द गोलकीपर. सिंपल सी बात है. आई सर्टेनली डोंट एग्री विद दैट बिकॉज यही रेफरी था जिसने सिटी की फेवर में जो डिसीजन दिया था, जिसके अंदर और बिल्कुल हाँ, और वहीं पे इत्तेहाद पे तो आई थिंक मुझे तो बायसनेस नजर आती है. टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट ना. अगर जो पिछले सीजन गलती की है, जरूरी है कि इस सीजन भी वही गलती करे बंदा. लेकिन जब आप खुद कह रहे हैं कि जब जो हेडर था वो इतना प्रिसाइज था और वो उन्होंने सिर्फ डक किया, गोल ही होना था. तो गोल देना चाहिए था. तो कंफ्यूज हो गए ना वो उसकी मूवमेंट से, उसके let's listen to what Arne Slot had to say about all of this and the match overall. Let's listen in to Liverpool's manager, his post-match comments. चलें, ये थे Arne Slot जिन्होंने comprehensively describe कर दिया मैच को and very straightforwardly ये भी कह दिया कि Man City were leaps and bounds ahead of them. Let's see how Liverpool can bounce back from this. They're lucky कि at least international break आ गया. They'll get some time to clear their heads and hopefully get back to their winning ways. But it's also good to see that City is now going to be pretty much challenging for the title, and Arsenal must be aware कि सिर्फ अब 4 पॉइंट का फर्क रह गया between them and Manchester City. आगे बढ़ते हैं, we'll talk about Tottenham Hotspur and Manchester United, जो एक और इस हफ्ते का बड़ा मैच था. United playing away at the Spurs Stadium. 2-2 गोल से मैच बराबर रहता है. Very interesting match in terms of the timing of the goals and how they were scored. Let's have a look at the highlights for this one. Wow, who would have thought कि De Ligt out of all the people जो है बिल्कुल जैसे आपने सुना कमेंट्री के अंदर 30 सेकंड्स रह गए थे इसको मैच को ख़त्म होने में और उसके अंदर जाके वो हेडर से गोल स्कोर करते हैं. ये मैच जो है स्पर्स के स्टेडियम में 2-2 गोल से बराबर रहता है, जिसकी वजह से जो है यूनाइटेड आर इन प्रीटी डिसेंट पोजीशन देमसेल्व्स इन द टेबल और स्पर्स आई थिंक इस वक्त छठी पोजीशन पर हैं. लेकिन देयर वाज अ टाइम जहाँ पे पहले जो है यूनाइटेड स्कोर करता है, फिर स्पर्स 2 गोल करते हैं एंड लग रहा था कि शायद यहाँ पे मैच ख़त्म हो जाएगा. बट we did get a draw and what a decent draw. In fact, Amorim तो ये कह गया कि we should have won this match और pretty much अगर आप इस मैच को overall देखें तो this was United's match and all 3 points to be taken as well. तारीफ करनी पड़ेगी इनके गोलकीपर की, यंग जो लेमन्स खेल रहे हैं यहाँ पे, 2 उनके बड़े इंपॉर्टेंट सेव्स आए थे. कैसे देखते हैं आप? जी एग्जैक्टली, अगर फर्स्ट हाफ की बात करें तो आई थिंक यूनाइटेड वर क्लियर विनर्स. अगर सेकंड हाफ की बात करें तो स्पर्स played better football. They came back, yes. हाँ, they came back. फर्स्ट हाफ के बाद तो इनके खुद के फैंस ने इनको बू किया स्पर्स को. बिल्कुल, जो इतना ख़राब फर्स्ट हाफ था कि जो मिडफील्ड और फ्रंट 3 है इतनी डिसजॉइंटेड लग रहे थे कि कोई फाइनल थर्ड के अंदर कोई चांस ही प्रॉबली क्रिएट नहीं हुआ फर्स्ट हाफ के अंदर. और ऐसे ही लग रहा था कि जब म्ब्यूमा का गोल आता है तो यही था कि यूनाइटेड प्रॉबली वुड स्कोर अगैन और एक स्पर्स की दूर दूर तक कोई जो कम बैक नज़र नहीं आ रहा था. लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर द वे दे हैव प्लेड और फिर मैं ये बात करता हूँ कि रिचार्लिसन ऑन हिज डे अगर वो अच्छा खेलते हैं तो स्पर्स जीत जाती है. उनकी परफॉर्मेंसेस कुछ ऐसी हैं और जब वो ख़राब खेलते हैं तो मैंने देखा कि स्पर्स ने ऑफ कोर्स ये ड्रॉ हो जाता है या लूज़ किया होगा. लेकिन रिचार्लिसन की कंसिस्टेंसी का ज़रूर इशू है. बट यहाँ पे उनकी जो गेम है उन्होंने डिक्टेट की और जो दूसरा गोल जो हेडर से किया था दैट वाज फिनोमिनल. जिस तरह से उन्होंने डायरेक्शन बॉल की चेंज करके और उसको बैक इन द नेट वो किया, दैट वाज अ फिनोमिनल गोल और जिसके लिए उनको येलो कार्ड भी मिला. लेकिन जो 2 रोमेरो और एक आध और जो सेव किया लेमन्स ने, दैट वाज द थिंग जिसकी वजह से जो है मैं ये समझता हूँ स्पर्स नहीं तो मैं समझता हूँ 2 गोल ज़्यादा सबकत ले सकता था. बट अगेन 2-1 वापस आते हैं, 2-1 की स्कोर लाइन होती है और उसके बाद जैसे हैरी मैग्वायर ने अगेंस्ट लिवरपूल हेडर स्कोर किया था, इसी तरह से De Ligt उन्हीं के जो पार्टनर हैं उन्होंने जो है बिल्कुल टूवर्ड्स द वेरी एंड उन्होंने वो किया और सैल्वेज किया बेसिकली एक पॉइंट
दिया, लेकिन काफ़ी हद तक जो वापसी आई थी टॉटनम की तरफ से, लग यही रहा था कि टॉटनम की 2-1 की स्कोर लाइन से ये मैच निकाल सकता था, लेकिन हमें पता है कि यूनाइटेड का ये दूसरा या तीसरा मौका है कि जिसके अंदर टुवर्ड्स द वेरी एंड they got an opportunity and they actually leveled the score line. And for the first time जब से Amorim आए 5 consecutive matches वो नहीं हारे, वो भी बड़ी बात है जी लतीफ. He was manager of the month October. Yes, October and Mbeumo was the player of the month as well. अल्टीमेट जो अक्लमंदी की है उसने, जितना जो प्रेशर बिल्डअप हो गया था, बड़ा एक स्मार्ट चेंज ट्वीक किया है टैक्टिक्स के अंदर कि डायरेक्ट फुटबॉल उन्होंने खेलना शुरू कर दिया है, जिसे हम कहते हैं रूट 1 फुटबॉल. लॉन्ग बॉल्स, कॉर्नर्स, इन सब पे इन्होंने रिलाई करना शुरू किया. कोई इसमें शर्म की बात नहीं है. अगर आपने रिजल्ट निकालने हैं, अपनी जॉब को सेव करना है, तो रूट 1 फुटबॉल आप बिल्कुल खेल सकते हैं और ये कर रहे हैं. सक्सेस उनको मिल रही है, थोड़ी रिस्पेक्टेबिलिटी आ गई है. टीम द फर्स्ट हाफ ऑफ द टेबल पे हैं इस वक्त और लकी भी होना शुरू हो गए. बिल्कुल. तो ठीक है ये बात. उसके बाद अगर हम स्पर्स की बात करें ऑन द अदर हैंड, तो शावी सिमंस इन दिस गेम वाज एक्सेप्शनली पुअर. उनकी जैसे अडेप्टेबिलिटी में कहूँगा जर्मनी से यहाँ आते, मतलब ही इज रियली स्ट्रगलिंग विद द पेस एंड द इंटेंसिटी. बिल्कुल भी मुझे नजर नहीं आ रहा. और इनफैक्ट आई वाज सरप्राइज्ड कि जब स्पर्स के फैंस ने इतना बू किया जब शावी सिमंस को उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया और जब टेल को लेकर आए, तो लेकिन इट प्रूव टू बी द राइट डिसीजन, बिकॉज़ टेल के आते ही उन्होंने बॉक्स के अंदर गोल, जी वो स्पिन किया था, बॉक्स में डिफ्लेक्टेड शॉट था, ही गॉट द गोल. दैट वाज गुड. बट उसके अलावा मतलब बेंजामिन सेस्को आते हैं इस गेम के अंदर फ्रॉम द बेंच. और इस गेम के अंदर मैंने नोट किया कि थोड़ा उनको वाइड की तरफ थोड़ा ज़्यादा वो ऑक्यूपाई कर रहे थे स्पेस, जहाँ पे जो उनकी वीकनेसेस हैं जो वो हैं पेस और मोबिलिटी. तो उनको सेंट्रल खिलाना चाहिए, उनको उस क्रॉसेस देने चाहिए बॉक्स में, उनकी हाइट के और स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना चाहिए. पेस और मोबिलिटी उनकी वीकनेस है. तो आई थिंक ही इज नॉट प्लेइंग टू हिज स्ट्रेंथ. सेस्को की स्ट्रेंथ में नहीं खेल रहा यूनाइटेड. और अब तो खैर बात ही खत्म हो गई बिकॉज ही इज आउट विद नी इंजरी. और 88 मिनट पे उनको जब फील्ड छोड़ के जाना पड़ा तो वो 5 सब्स्टिट्यूशंस ऑलरेडी हो चुकी थी. तो आफ्टर द 88 मिनट यूनाइटेड वो प्लेइंग विद 10 men. एंड रिचार्लिसन का जब गोल आता है वो भी एक बड़ा शानदार हेडर था, बैक ऑफ हिज हेड उन्होंने मारा और वो गोल हुआ. तो वो तो लग रहा था कि रिजल्ट 84th मिनट के बाद 3 गोल आते ना बेसिकली, तो वो लग रहा था 90 ये जो 91st मिनट पे गोल हुआ कि अब गेम खत्म हो गई है. लेकिन डिलिक्ट ने जो फिर बैक पोस्ट पे हेडर विन किया विद जस्ट 30 सेकंड्स रिमेनिंग, दैट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक टू वॉच. कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. एंड ऑब्वियसली इस किस्म का जो बूस्ट है फॉर एमरम एंड फॉर द टीम एंड फॉर द फैंस एज वेल, ये बहुत अशद ज़रूरत है. बिकॉज अब ये जो 2 हफ्ते हैं, इससे पहले जो इंटरनेशनल ब्रेक थी उसमें इतना प्रेशर था एमरम पे, अब इस 2 हफ्ते में जरा चैन की सांस ले सकेंगे. लास्ट में हम ये कह रहे थे कि जो मैच था विद सनडरलैंड वो उनका आखिरी मैच होगा. exactly. अब जो है वो सुख का सांस है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो जाएंगे. लेकिन एक अच्छी बात भी ये है कि पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एमरम जो थे बिल्कुल इस चीज़ से ज़्यादा खुश नहीं थे कि उनको 1 पॉइंट मिला, बल्कि इस चीज़ में ज़्यादा नाराज़ थे कि पूरे 3 पॉइंट उनको और उनकी टीम को मिलने चाहिए थे. लेट्स लिसन टू व्हाट ही सेड आफ्टर दिस मैच. Arsenal dropping points just for the 3rd time this season, like almost for the first time this season, conceding 2 goals in a match. In the recent past वो तो concede ही नहीं कर रहे थे. वो चीज़ जो है उनकी ब्रेक हुई है इस मैच में आके. 2-2 गोल से ये मैच जो है वो बराबर रहता है. और जो सनडरलैंड का दूसरा गोल आता है कि डेफ टच जिस तरह से स्किल से वो स्कोर करते हैं सनडरलैंड के प्लेयर, मज़ा आ गया देख के. और जहाँ बात हो रही है जाका वेलकमिंग हिज फॉर्मर क्लब, यहाँ पे जो पहले गोल स्कोरर थे सनडरलैंड के वो भी जो है अकेडमी ग्रेजुएट थे आर्सेनल के. तो आर्सेनल के जो प्लेयर्स हैं, साबिक प्लेयर्स, उन्होंने काफ़ी टफ टाइम दिया अपने फॉर्मर टीम को. एंड आर्सेनल 3 पॉइंट निकालने में नाकाम रहे यहाँ पे द स्टेडियम ऑफ लाइट्स. एग्जैक्टली बिल्कुल. पहले तो सबसे पहली बात है सनडरलैंड, व्हाट अ स्टोरी. लीग 1 तक गए ये और जो है, और फिर उसके बाद चैंपियनशिप में वापस आते हैं. फिर उसके बाद जो है वो वापसी होती है प्रीमियर लीग में, और फिर ऐसी वापसी होती है कि लग ये रहा है कि प्रॉब्ली दिल फिनिश इन यूरोपियन प्लेसेस. जिस तरह की फुटबॉल वो खेल रही हैं अपने होम पे, एक तो अनबीटन है, और जो इनके बिटर राइवल्स हैं न्यूकासल, लगता ये है कि सीजन जो नज़र आ रहा है जिस तरह की फुटबॉल सनडरलैंड खेल रही है, शायद उनसे ऊपर ही फिनिश करें वो. बट व्हाट अ परफॉर्मेंस ओवरऑल. बेलार्ड जो है वो आर्सेनल के एकेडमी प्लेयर हैं. उन्होंने एक तो जो है वो गोल बड़ा ज़बरदस्त स्कोर किया. उसके बाद फिर आखिर में जब 2-2 की स्कोर लाइन थी, तो वो जिस तरह से ही वाज पुटिंग हिज बॉडी ऑन द लाइन ऑल्सो, उन्होंने रोका भी. वो जो नहीं तो 3-2 आर्सेनल स्कोर करते था, जिस तरह से उन्होंने वो रोका भी, तो ही वाज प्रॉब्ली
आई थिंक जिस तरह की उनकी, और इससे पहले भी वो गोल स्कोर कर रहे थे, ही इज़ नॉट सिर्फ एक डिफेंडर नहीं है, वो ऐसे डिफेंडर हैं जो बेसिकली आपको जो है वो गोल भी स्कोर करके देते हैं. बिसाइड ब्रॉबरी, व्हाट अ प्लेयर, आईएक्स से आए हैं, नीदरलैंड की टीम से खेले हैं, लेकिन उनकी फॉर्म इतनी पिछले सीज़न अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद सनडरलैंड में आके नंबर 9 है उनके, और जस्ट व्हेन दे नीडेड अ गोल, और वो कैसा ज़बरदस्त गोल क्रिएट किया, जो आपने खुद आपने बात की है कि कीपर जो थे राया, वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गए, और वो बल्कि उन्होंने अगेंस्ट दी ऑड जो है वो उनके जो जंप की, तो उनको पता ही नहीं चला कि बॉल किस तरीके से इस डायरेक्शन में चली गई. बट आई थिंक ओवरऑल सनडरलैंड हैज़ बीन फिनोमिनल, दे प्लेइंग गुड फुटबॉल. और सबसे बड़ी बात है कि जो इनके मैनेजर हैं, फ्लाक क्या है जो इनके मैनेजर सनडरलैंड के, मालूम करना पड़ेगा जाके. आप मालूम करें, वो बेसिकली क्लॉप के असिस्टेंट और बेस्ट फ्रेंड भी हैं. नॉर्विच के साथ भी उन्होंने जो है वो किया. लेकिन सनडरलैंड की टीम को जिस तरीके से शाका बायर लेवरकुसन से आए हैं, और सारी पूरी टीम जो है, सदीक हो गए और भी जो इनके प्लेयर्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने जलन की है और उस टीम को जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, लीडरशिप खासतौर पे शाका की अगर हम बात करें, दैट वाज फिनोमिनल. वो कैप्टन भी हैं, और उन्होंने जो है ना सिंगल हैंडेडली मैं समझता हूँ लीड किया है टीम को, एंड ही इज बीन फिनोमिनल. और आर्सेनल से पॉइंट्स लेना आसान काम नहीं है, मतलब जिस तरह उनका डिफेंसिव रिकॉर्ड है. यस जी लतीफ. सिर्फ 3 टीमों ने आर्सेनल के खिलाफ पॉइंट्स लिए, इट इज लिवरपूल, मैन सिटी एंड नाउ सनडरलैंड. तो फिनोमिनल फॉर्म के अंदर थे आर्सेनल. इनफैक्ट 882 मिनट्स के बाद उन्होंने कोई गोल कंसीड किया है, इसका मतलब 9 मैचेस पहले उन्होंने गोल कंसीड किया था. अनबिलीवेबल स्टैट, मतलब गोल ही नहीं कंसीड. और इस दौरान में इतने ऐसे मैचेस रहे हैं जहां पे कोई शॉट ऑन टारगेट ही नहीं कंसीड किया. तो आर्सेनल तो एक भाई हिस्टोरिक ये उनका सीजन है. और जो चेल्सी का रिकॉर्ड है 2004-5 का, जहां पे उन्होंने सिर्फ 15 गोल्स कंसीड किए थे लीग में, आर्सेनल काफ़ी क्लोज आएगा उस रिकॉर्ड के. इनफैक्ट अगर यही फॉर्म मेंटेन करेगा तो फिर बीट कर भी सकता है. बट इस गेम के अंदर और बेहतरी ये होगी कि उस टाइम पे वो पार्क द बस करते थे, ये वो नहीं कर रहे. एग्जैक्टली वो तो मरीनियो के अंदर तो एक अलग ही 1-0 विक्ट्रीज आया करती थी चेल्सी की. आर्सेनल तो अंडर हैंड फ्रंट फुट पे खेलता है. सनडरलैंड भी अल्तमश 3 मैचेस के अंदर अब ऐसी सिचुएशन में कि इंजरी, सेकंड हाफ इंजरी टाइम के अंदर उन्होंने 3 रिजल्ट चेंजिंग गोल स्कोर किए हुए हैं. तो ये भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ा क्रेडिट है सनडरलैंड के लिए कि भाई एक तो फिटनेस लेवल्स भी है, मोटिवेशन है, इंटेंसिटी है कि they don't give up attitude. Absolutely, they don't give up at all. They fight till the end. और वो जो आखिरी के अंदर 2-2 के बाद उस्मान ने बताया कि बालार्ड का एक तो वो रिबाउंड को उन्होंने स्टॉप किया, प्लस रूफ जो गोलकीपर थे उनका भी क्लोज रेंज से जो एफर्ट था वो भी शानदार उनका स्टॉप था, वरना वो वापस आस्ते वो गेम जीत जाती. मतलब ऑब्वियसली ब्रॉबी का जो गोल आया सेकंड हाफ के अंदर वो भी बड़ी बात थी. बुलार्ड मतलब गोल स्कोर भी करते हैं, उसके बाद वो सेव भी करते हैं. तो बुलार्ड ने आर्सेनल को जो ना वो जो बदला लिया अपने पुराने एम्प्लॉयर्स से, जब क्योंकि उनके एकेडमी का हिस्सा थे बुलार्ड. सो दैट वाज आल्सो गुड टू वॉच. इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम. आई डोंट थिंक आर्सेनल ने एक्सपेक्ट किया था कि इतनी ज़्यादा फाइट बैक देगा, लेकिन सनडरलैंड ने इस सीजन जो डिफरेंशिएशन फैक्टर है उनका वो यही है कि वो दे डिफेंड एज अ यूनिट. मिडफील्ड जो है उनकी इतनी ज़बरदस्त प्रेस करती है, और इतना वो एक डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग यूनिट उन्होंने अपने आप को बनाया हुआ है कि teams are finding it really difficult to score at Sunderland and to play against Sunderland basically. बिल्कुल सही बात है. चलें जी, अब आपको हम गुफ्तगू आपके साथ शेयर करते हैं. आपसे कुछ देर पहले मेरी बात हुई goal.com, जो बड़ा मशहूर फुटबॉलिंग वेबसाइट है, उनके जो फीचर्स एडिटर हैं मार्क डॉयल, उनसे हमने ये सवालात किए रिगार्डिंग लिवरपूल्स डिप एंड सिटीज रिसर्जेंस एंड ऑल्सो सनडरलैंड कि वो किस तरह से अभी तक परफॉर्म करते आ रहे हैं. ये सारी बातें जो उन्होंने की आपके साथ भी हम शेयर करेंगे. लेट्स हैव अ लुक एट दिस इंटरव्यू. Good afternoon, Mark. As always, it's a pleasure having you. Hope you've been keeping well. Yeah, very good. Thank you. And always a pleasure to be on. So cheers for the invite. Pleasure is absolutely ours. So let's start with the big one, Liverpool versus Manchester City. Now, of course, results aren't going the way of Liverpool, and no one expected for them to start this way. What do you think are the factors behind the way Liverpool have been playing and, in fact, losing so many matches? Yeah, it's surprising, as you said. Nobody expected this at the start of the season. We kind of thought that when you spend more than £400 million on a title-winning team, that they're going to just be even stronger, even better than they were last year. When, let's be honest, they won the league quite comfortably. So it really is shocking to see how
how much they're struggling, having lost so many games at this stage of the season. What, 5 of their 11 matches so far, which is just incredible when you think they only lost 4, I think, over the entirety of last season, and two of those. Yeah, and two of those were in the last few games when they'd already won the league. So it's been a shocking struggle, let's put it like that, because I don't think they've become a bad team overnight, obviously, because we saw, I think, even against Aston Villa last week, and then in the midweek Champions League game against Real Madrid, I thought they were really, really impressive. And we saw a glimpse of what Liverpool were and what they might become as well. But there are definitely issues, which we had already seen in previous defeats, and that were kind of ruthlessly exposed by a Manchester City team that is on the way back up. And there are problems, I think, I think if you look on the right hand side, if Salah, is not scoring or assisting, then it's kind of hard to justify him not really doing much defensive work, because then that leaves someone like Conor Bradley exposed to a player like Jeremy Doku, as we saw at the Etihad yesterday. So that was a problem. I think Konate as well is contributing to that, because on the right side of the defence, he's not playing well at all. I think there's still some issues. We can say that Dominic Szoboszlai and Gravenberch are playing well, but Alexis McAllister doesn't quite look back to his best, even though he had a good game against Madrid. So the balance of the midfield as well, we've talked a lot about, because Florian Wirtz was supposed to be in there as the number 10, but he's been moved out to the left wing because he's kind of struggled with the intensity of the Premier League in particular. So there's a lot of just issues, isn't it? There's a lot of little problems all over the pitch. And like I say, I still think Liverpool will probably come strong, but as the season progresses. So I think I would say that their Premier League title challenge, their defence is over. But I wouldn't be surprised if they, did some damage in the latter stages of the Champions League. They're a team at the moment that look better in Europe than they do in England, and maybe that's because of the new signings as well. So there are issues there. But let's say in a few months, when Isak, for example, is fully up to speed, and if he clicks, all of a sudden things might look a lot better for Liverpool. But right now, during this international break, Arne Slot has a lot to worry about and a lot to work on. Absolutely. Things looking difficult for them at the moment. Mark, very quickly, what did you make of the VAR decision yesterday against Van Dijk's goal? Yeah, I thought it was strange. I thought it was ridiculous, to be honest with you. Yeah, I'll go even further. I thought it was farcical, because I don't think Donnarumma's view was obstructed. I don't think it made any kind of difference, the fact that Andy Robertson ducked out of the way. I always remember the old statement that if you're not on the pitch, if you shouldn't be on the field if you're not interfering with play. And I understand that kind of base argument, but the rules are so kind of convoluted and confusing nowadays that it's hard to make a definitive decision. However, we have seen, as Arne Slot pointed out afterwards after the match, we have seen similar incidences. There have been similar situations where the goal was given. So I'm surprised that it was disallowed. I really am. I don't think anybody had any complaints. I don't think Manchester City were that upset. I think nobody would have complained if the goal had been given. So, as Slot said as well, it was a goal very much against the run of play. Manchester City were by far the better team. Slot said that in every aspect of football. That was the way he put it. So it's not an excuse, but at the same time, it was a big moment, because all of a sudden we go from 1-1 to 2-0 in a matter of minutes just before halftime. So it was a huge moment, and whether City 100% deserved to win, but I thought that was a really ridiculous decision. Indeed, that was. And as you mentioned, City deserved to win. The way they have been playing in the recent past, and so many goals coming from Erling Haaland as well. Same team struggling big time last year, but we see Pep Guardiola now, different body language, his press conference, the statements he's giving. Do you see this team as being one which is back on the up, or maybe just a few good wins here and there and the struggles are still there? Yeah, it's a good question, actually, because as you say, the form has still been a little bit inconsistent. They had those kind of 2 terrible defeats at the start of the season, then they got a run together, and then we saw them lose at Villa, and we were kind of thinking, okay, they're very, very dependent on Erling Haaland. If he doesn't score, they're in trouble. But I think, as you also mentioned there, Guardiola is in a much better mindset. He sounds and looks more positive. And that is because he says there's a new energy about Manchester City that wasn't there last year. He thought they lost a bit of belief, lost a bit of confidence, they lost a bit of drive. And I think it's back. I think we saw that yesterday, and the crowd was, the often criticised Etihad crowd was relentless from start to finish. And I think that they fed off the players who were fantastic against their great rivals, Liverpool. I know we're talking about the Liverpool City rival was more Guardiola versus Klopp, but
we saw it again last season, where Liverpool went up there under slot and won, and it was such a contrast. So yeah, I'd be inclined to think that City are back. And if you look at it now, what is the gap? Only 4 points now all of a sudden. Yeah. If I were an Arsenal fan, I'd be getting a bit, nervous that this City side seems to be gaining momentum again, and we all know what like City are like in the second half of the season. So I'd be encouraged by Foden recapturing a bit of form. I thought Doku was excellent yesterday. Even the Rodri issue, Nico Gonzalez had a good game in the middle of the park. So I think City, are one to watch very much in the next few months. Absolutely. And the all-important question, we left it for the last. Sunderland. Nobody had thought this would be coming from these guys at this point so early in the season. The position they are at the moment right now in the Premier League. What's happening there? Yeah, that's a brilliant question. Yeah, I mean, at the start of the season, I, like a lot of people, thought that the 3 promoted teams would go straight back down, Sunderland included. I realized that they spent an awful lot of money, but I kind of thought, well, it's the Premier League, everybody spends a lot of money, and I just, the gap it seemed between the Championship and the Premier League had become too great, too big. But as we're seeing, they've spent really well. Granit Xhaka looks like an absolutely amazing signing. You could argue he's the signing of the season so far. He's bringing this leadership and this grit and this intensity that a lot of people think kind of personifies this Sunderland team. And the game against Arsenal at the weekend, I thought they were absolutely fantastic. Like, they were up against it, as the manager Lebrie admitted a couple of times. They had some tough, because they were playing Arsenal, a team that, you can't even beat, let alone score against, this season. But they pointed out themselves that Arsenal are very good at set pieces, but we are too. And they showed that they were good in the air, they caused problems. And it was a great atmosphere. And that's the one thing I took away from that game was, and why it showed to me why Sunderland are still unbeaten at home this season, is that atmosphere at the Stadium of Light is absolutely fantastic. So I can see them picking up more points. Like whether they're going to stay fourth in the league or be challenging for a European place, I don't know. It's hard to sustain it. The Premier League is grueling, particularly during the winter months. But they've got an awful lot of fight. They score an awful lot of late goals. I think more than anyone else past the 90th minute this season. So that shows to me that that's a team that has fight, spirit, and they have quality as well, as we saw against Arsenal. So it's a pleasant surprise, and it's a story I'm really enjoying, because the Premier League newly promoted teams have been struggling a lot in years gone by. So this is great to see. Definitely a story to watch out for the entire season. Let's see how that one goes. And Mark, lastly, Bayern Munich seem like the best team in Europe at the moment. What's your thought on that? Yeah, I mean, they got out of jail a bit at the weekend against Union Berlin with the late goal. Another goal from Harry Kane, obviously. So that was their first drop points of the season. But overall, they've been magnificent. I mean, they made a record-breaking start to the season. Was it 16 consecutive wins? And the one I think we were probably all waiting for was Paris Saint-Germain away, because we were looking at Bayern, and they've been the dominant force in Germany for many, many years, and they kind of re-established their supremacy last season. And it was very much a case of, okay, you're doing very well in Germany, but we expect that. And okay, they'd made a good start to the Champions League, but we wanted to see how they would shape up against the best of the best, which is Paris Saint-Germain are. And while they were left hanging on at the end of that game in Paris, that was because of the red card for Luis Diaz. The first half, they were magnificent. They produced the kind of form we've been seeing in the previous weeks and months. So they look like a team really, really going places, that are just improving and improving under Vincent Kompany. And the thing I think marks them out as a real Champions League threat is that they're going to dominate the Bundesliga this year, which means they'll get a chance to rotate, which is exactly what they did against Paris Saint-Germain. Now, another team that can rotate, but I think that marks Bayern out as a side, to be afraid of. And I'm really, really looking forward to seeing Bayern play Arsenal in a couple of weeks as well in London. So that's going to be a great one to watch, and I can't wait for that. Absolutely, that should be definitely a good one to watch. And Mark, with that, thank you so much for making time for us and sharing your analysis with us. Always, it's a pleasure. Thank you so much. ये थे goal.com के फीचर्स एडिटर मार्क डॉयल, जो अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर कर रहे थे रिगार्डिंग द ओवरऑल सिचुएशन इन द प्रीमियर लीग एंड द वीकेंड गेम्स एज वेल. आगे बढ़ते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द अदर रिजल्ट्स फ्रॉम द वीकेंड गेम्स ऑन आवर स्क्रीन राइट नाउ. स्पर्स यूनाइटेड का मैच हम डिस्कस कर चुके हैं. एवर्टन जो है वो अपने होम पे जीतता है 2-0 के स्कोर लाइन से. West Ham now getting back-to-back wins, so that's good to see as well. Although they're still in the relegation battle, West Ham 3-2 से हराता है बर्नली को. Sunderland Arsenal का मैच हम डिस्कस कर चुके हैं. Chelsea 3-0 से हराता है Wolves को.
Aston Villa getting a big win over Bournemouth, very a good win in fact. Bournemouth भी अच्छा खेल रही है सीजन. Brentford 3-1 से हराता है न्यूकासल को, एंड जिसके लिए जो एडी हाउ माफ़ी भी मांगते हैं. क्रिस्टल पैलेस और ब्राइटन का मैच बराबर रहता है. नॉटिंघम फॉरेस्ट जो है वो जीती है वर्सेस लीड्स, गिवन द फैक्ट दैट शॉन डाइश इज देयर एंड अ वेरी डिफेंसिव टीम वर्सेस अ वेरी अटैकिंग टीम. एंड सिटी जो है वो हराता है लिवरपूल को 3-0 के स्कोर लाइन से. एंड दोज आर द मैचेस ओवरऑल इन द वीकेंड. और लेकिन इस वीकेंड का जो बेस्ट गोल रहा हमारे हिसाब से वो था लुइस डियाज का, जो वो खेल रहे थे बायर्न म्यूनिख वर्सेस यूनियन बर्लिन. जरा इस गोल पर नजर डालते हैं. What an absolute stunner. I think हमने पिछले हफ्ते जो स्पर्स की तरफ से एक पुस्कस अवार्ड नॉमिनेशन देखा था, आई थिंक ये भी उसी लेवल का होना चाहिए, जो स्किल लेवल था, जिस तरह से वो पहले बॉल को लाइन के अंदर रोकते हैं और फिर उस एंगल वो जो क्रिएट करते हैं. What a miss for Liverpool, at least in my humble opinion. I think जो एक मैजिक लुइस डियाज का था, वो लिवरपूल का जो मैजिक था पिछले सीजन में, वो भी वो अपने साथ लेके बायर्न म्यूनिख चले गए हैं. और आप हर मैच के अंदर उनकी कोई ना कोई गोल कंट्रीब्यूशन होती है. अभी तक 16 गोल कंट्रीब्यूशंस आ चुकी हैं. आई मीन दैट इज फिनोमिनल. और ये जो स्किल था, जो एक ऑकवर्ड एंगल से जो उन्होंने शूट किया है और फिर जिस तरह से ड्रिबल किया और फिर जो है वो लाइन के ऊपर से, फिनोमिनल. आई मीन क्या. और इनकी खास बात मैंने पहले भी डिस्कस की, डायरेक्ट फुटबॉल खेलते हैं ये. और प्रेसिंग इनकी, स्पेशली जो ऑफ द बॉल काउंटर प्रेसिंग, आई थिंक यही चीज़ बेसिकली लिवरपूल मिस कर रहा है और लुइस डियाज छा रहे हैं. और अब यही हम देख रहे हैं रिजल्ट्स जो बायर्न म्यूनिख के हैं. केन के तो हमें पता है गोल्स आएंगे ही आएंगे, परफेक्ट नंबर 9 है, लेकिन साथ में लुइस डियाज की आने से मैं समझता हूँ कि बायर्न म्यूनिख के लिए बड़े अच्छा सीजन इस दफा. टीम टू बीट इन यूरोप जिस तरह से वो खेल रहे हैं. एब्सोल्युटली अल्तमिश, नो क्वेश्चन. और भाई जो उसकी जो हॉलमार्क है, इनकी जो पेस, इंटेंसिटी, प्रेसिंग, और जैसे उस्मान ने बताया कि जो ऑपोजिशन के बाद काउंटर प्रेस जो वो करते हैं, मतलब ये तो कोई इसका नेमुल बदल ही नहीं है लिवरपूल के पास इस बंदे का. एंड मैं अभी जैसे ऑफ एयर भी यही कह रहा था कि बुंडेसलीगा में तो वो ही हैज ऑल द मोर chances to shine because obviously the intensity of the league is not the same as the Premier League. Bundesliga थोड़ा difference है Premier League से. Very diplomatic indeed. Very absolutely. सर नजर डालते हैं ओवरऑल टेबल्स के ऊपर कि इस वक्त लीग की क्या सूरत हाल है. स्टार्ट विद द प्रीमियर लीग. आर्सेनल टॉप पर है, उसके बाद 4 पॉइंट के फर्क के बाद आपके पास मैन सिटी, उसके बाद चेल्सी, सनडरलैंड, स्पर्स. एंड इस वक्त अगर हम देखते हैं नंबर 7 पर है मैनचेस्टर यूनाइटेड. और मेरी आंख नहीं पहुंच रही, नीचे कौन सा है उस्मान बताएगा? बोर्नमथ और क्रिस्टल पैलेस लास्ट है. नंबर 10 पे क्रिस्टल पैलेस है. 70 मैं तो उस्मान से जानना चाह रहा था ना. लिवरपूल जो है वो डेफिनेटली 8 पोजीशन पे आ गया है. यूनाइटेड से मतलब नीचे है वो गोल डिफरेंस, लेकिन पॉइंट्स एक ही है दोनों के. लेकिन अगर ये मैच जीतते तो वो दूसरी पोजीशन पे. तो कमाल की बात है, 9 और नंबर 2 में सिर्फ 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है. तो मतलब कहीं भी टेबल पे ऊपर नीचे बहुत कोई भी हो सकता है. और इवन आर्सेनल और सिटी के अंदर 4 पॉइंट्स का बिल्कुल. यस, ये बात तो है, ये बात है. लेकिन मैं सिर्फ उस्मान से सुनना चाह रहा था कि इस वक्त कहां पर है लिवरपूल. बॉटम हाफ पे जो है वुल्व्स, नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड वेस्ट हैम. ऑल्दो नॉटिंघम फॉरेस्ट और वेस्ट हैम जो है पॉइंट्स निकालना उन्होंने शुरू कर दिया है. और नीचे भी फुलहम, और अगर हम देखते हैं इनफैक्ट न्यूकासल यूनाइटेड ऑल द वे डाउन टू नॉटिंघम, सिर्फ 3 पॉइंट का फर्क है यहाँ पर भी. तो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है सो फार इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग. आगे बढ़ते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द स्पेनिश ला लीगा, जहाँ रियल मैड्रिड और बार्सा के दरमियान अब सिर्फ 3 पॉइंट का फर्क रह गया है. बार्सा विनिंग ओवर द वीकेंड एंड रियल मैड्रिड ड्रॉइंग टू रॉयल वायकानो. आगे बढ़ते हैं द इटालियन सीरिया, और यहाँ ओके वी गॉट द बुंडेसलीगा. यहाँ पे बायर्न म्यूनिख अगेन रनिंग अवे. ऑलरेडी 6 पॉइंट का फर्क आ चुका है बिटवीन देम एंड लाइप्जिग. और उसके बाद यू गॉट डॉर्टमुंड, स्टुटगार्ट एंड लेवरकुसन. And in the Serie A, Inter Milan and Roma are on top. उनके बाद AC Milan and Napoli. और Napoli ने इस वीकेंड पे भी अपना मैच जीता. और जो हम देख रहे थे कि Napoli जिस तरह से फतवात के झंडे गाड़ रहा था, उस पर ज़रा सा जो है वो ब्रेक लगा है. बोलोनिया ने इनफैक्ट जो उनके 1 पॉइंट नीचे ही हैं, उन्होंने ही शिकस्त दी थी नापोली को इस वीकेंड पे. एंड जिस टाइम पे आप ये शो शायद अगर रिपीट पे देख रहे होंगे तो गारंटी नहीं है कि एंटोनियो कॉन्टे जो है वो इस टीम के साथ होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अभी भी वो मीटिंग्स चल रही हैं उनकी मैनेजमेंट के साथ. शायद इस टीम का वो हिस्सा नहीं रहे गिवन द फैक्ट जो रीसेंट रिजल्ट्स अभी आए हैं नापोली के. एंड जी, एनी फर्दर कमेंट्स? लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेशनल ब्रेक. कॉन्टे का हमने जो करियर देखा है, उनकी कभी भी जो है वो बोर्ड से या वो जो है बनती हायरार्की से बनती नहीं है. और वोंट बी सरप्राइज अगर कॉन्टे इसका हिस्सा नहीं होता. और वो आते हैं, जिताते हैं
और उसके बाद चले जाते हैं और probably I think that's how he manages. हमने देखा चेल्सी में उन्होंने किस तरह से जो है वो वहाँ से कैसे निकाले गए या उन्होंने छोड़ा, और स्पेशली नापोली. आई थिंक कॉन्टे का रहना टीम की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट देखते हैं आगे क्या होता है. जी लतीफ, सिर्फ 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है फर्स्ट और फिफ्थ में. बलोनिया नंबर 5 में, सीरी आ की मैं बात कर रहा हूँ. तो इस वक्त सारी लीग्स बहुत ही नेक टू नेक चल रही है. इट इज कोई रेलेगेशन बैटल प्रीमियर लीग के अंदर वो भी बहुत क्लोज है. देखा हमने न्यूकासल तक, मतलब सिर्फ हार्डली 3-4 पॉइंट्स का डिफरेंस है, प्लस फर्स्ट हाफ ऑफ द टेबल एज वेल. सो सही मौके पे ब्रेक आ रही है, बिकॉज आई फील दिस वुड गिव द टीम्स अ चांस टू रिकवर एंड रिकूपरेट and rest, especially those players who are not going to be playing international games. Absolutely. International break to aa rahi hai, but no break for us. We'll be back on Friday, inshallah. And thank you so much for being with us on today's program. Inshallah, aapse phir bahut jald mulaqat hogi. Aap dono ka bahut shukriya as well. Take care, good night, and Allah Hafiz for now.